बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे नाजरीन और सामीन, मैं हूँ आपका भाई हाफिज़ वसी मोहम्मद ख़ान और ये है आपका जाना पहचाना यूट्यूब चैनल। आज का प्रोग्राम अल्फ़ा सीरीज़ का इफ्तिताह है और ये इसका पहला प्रोग्राम है जो आपसे वादा किया गया था। सामीन, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि इंसान की मौत के साथ ही उसका अमल वो रुक जाता है सिवाय तीन चीज़ों के। एक, जो उसने ज़िंदगी में सदका जारिया किया होता है, और दूसरा इल्म नाफ़े, जो इल्म उसके पास है उसने लोगों को पहुंचाया हो, और तीसरा उसकी नेक और साले औलाद जो उसकी गैर मौजूदगी में उसके लिए दुआ करती रहती है। तो आज हम नंबर 2 यानी कि वो इल्म नाफ़े और वो तजर्बा जो अल्फ़ा क्रॉप्स के बारे में दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में काम करके हमें हासिल हुआ है, उसको आप तक मुंतकिल करने के लिए हमने ये प्रोग्राम बनाया है। और इस प्रोग्राम का नाम रखा है हमने कासिम खान नामा। और ये जुमला हकूक़ महफूज नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप में से कोई साथी, कोई दोस्त अगर इसको किताबी शक्ल देकर किताबचे की शक्ल में पब्लिक के मफाद के लिए छपवाना चाहता है तो हमें उसका कोई परेशानी नहीं है। इसके जुमला हकूक़ महफूज नहीं है, आप इसको ऐसा कर सकते हैं। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि मुझे याद है एक असजद इकबाल बहरीन से हैं और हमने यहाँ पर सैयद अली शाह साहब के साथ मिलकर गोट और शीप की ट्रेनिंग की थी और उस आदमी ने पूरी की पूरी ट्रेनिंग को किताबी शक्ल में छपवाया और इट वाज़ वंडरफुल। बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हुई उसको देखकर कि वो चीज़ें जो मैं भूल चुका था वो भी उसके अंदर लिखी हुई है। आज का प्रोग्राम जो है वो इफ्तिताह है इस बात का कि राइट फ्रॉम साइट सिलेक्शन, कि जब आप सोच रहे हैं कि मैंने अल्फ़ा लगाना है और उस वक़्त तक जब आपने अल्फ़ा ख़त्म कर देना है 5 साल के बाद, तो वो तमाम मराहिल जिससे आपने गुजरना है उसको कैसे करना है, कैसे तरतीब देना है, कौन सी एहतियात बरतनी है, किस कूचे में जाना है, किस गली में नहीं जाना, ये तमाम चीज़ें आपके सामने तरतीबवार बयान की जाएंगी। और आज मेरे मेहमान हैं जिनके नाम से इसको मंसूब किया गया है कासिम नामा, कासिम खान साहब यहाँ मौजूद हैं, जो अपनी ज़िंदगी के अंदर जिन्होंने मुख्तलिफ फॉडर क्राफ्ट्स पे काम किया है और आजकल ये अल्फ़ा को ये बात साबित करने में लगे हुए हैं कि पाकिस्तान के अंदर अल्फ़ा एक फ़ायदेमंद क्रॉप है, 5 से 6 साल तक चलाई जा सकती है और हर किसान चाहे छोटा हो या बड़ा हो वो इसको कामयाबी के साथ उगा सकता है। मैं वेलकम करता हूँ कासिम खान साहब को। खान साहब, आज लोगों ने जो पहला प्रोग्राम है वो उसको बहुत पसंद किया है और ये लोगों की डिमांड भी है कि कासिम खान के मुंह से उनके तजुर्बात हम सुने। तो आज ये पहला जो प्रोग्राम है, जो पहली किस्त या पहली इंस्टॉलमेंट, वो है कि मैं एक किसान के तौर पर सोच रहा हूँ कि मैंने अल्फ़ा लगाना है और उसकी कई वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि मेरे अपने जानवर हैं, दूसरी वजह यह है कि मेरी ज़मीन ख़राब है, मुझे उसकी ज़रख़ीज़ी चाहिए, तीसरी ये है कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है तो ताकि मैं वहाँ भी बेच सकूँ अगर बेचना चाहूँ। तो लेट अस स्टार्ट एक्चुअली फ्रॉम डे 1। तो हमारे यहाँ एक फार्मर के तौर पे कौन सी 3 चीज़ें हैं जिसके ऊपर सबसे पहले हमें तवज्जो देनी चाहिए? थैंक यू वेरी मच सर, बहुत मेहरबानी, आपने मुझे दोबारा जो है ना यहाँ पे बुलाया। ये मेरे लिए ऑनर है कि आप मेरे सारे एक्सपीरियंस को सर जो है ना प्रोग्राम की शक्ल में ला रहे हैं ताकि लोग जो है ना इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। तो मैं आपका बहुत मशकूर हूँ सर। और मेरा जो पहला प्रोग्राम जो आपके सामीन और किसानों और दोस्तों ने पसंद किया है, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। देखें, इंसान अक्ल कुल नहीं है सर, गलतियाँ कोताहियाँ होती हैं, बंदा उस गलतियों से सीखता है। मैं समझता हूँ इस फील्ड में अगर मैं आज अपनी कामयाबी आपको बता रहा हूँ तो मैंने अपनी मिस्टेक्स करके बहुत कुछ सीखा है सर इसके अंदर। तो थैंक यू वेरी मच अगेन सर, आपके व्यूवर्स का, आपके दोस्तों का। मैं आगे जाने से पहले आपने एक बहुत $multi-million बात कही है और आपने कहा है कि कोई आदमी कामिल नहीं है जी। मैं ऐसा समझता हूँ कि हम जो बात कर रहे हैं वो हम उस इल्म और तजर्बे की बात कर रहे हैं जो आज तक हो चुका है जी। दुनिया बड़ी रफ्तार के साथ आगे जा रही है जी, ऐसे ही। और कल को इसके अंदर और टेक्नोलॉजी भी आने वाली है और जो वो टेक्नोलॉजी यहाँ पर आई और हमारे इल्म में आई तो हम इस सिलसिले को जारी रखेंगे, वो हम ट्रांसफ़र करते रहेंगे। देखें, पहले तो अल्फ़ा की अहमियत क्या है हमारी इंडस्ट्री के अंदर ना। पिछले दौरों में जो पिछले सालों से हमें एक प्रॉब्लम आती रही है कि प्रोटीन जो है ना हमारे लिए बहुत कम हो गया है। सोयाबीन के प्राइसेस बहुत ऊपर चली गई हैं, इंपोर्ट बहुत मुश्किल से हो रहा है
और हमारे मुल्क के अंदर इसकी काश्त और सीड इतना अवेलेबल नहीं है कि हम अपनी प्रोटीन सोर्स को पूरा कर सकें। तो एज ए डेयरी फार्मर एक चीज़ जो बहुत ही अच्छी है और हमारे मुल्क की जो क्लाइमेट है वो भी इसको सपोर्ट करती है, दैट इज़ अल्फा क्रॉप सर लूसन है। इस लूसन को हम अगर बड़े रकबे पे लार्ज स्केल पे ग्रो कर लें तो मैं कहता हूँ कि हम अपनी जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है ना डेयरी की, और वो सस्टेनेबल डेयरी को चलाने के लिए अल्फ़ा लूसन जो है ना वो बहुत अहम है सर। आज हम देखेंगे कि अगर आप इसको 5 साला फसल या 6 साला फसल पे लेके जाना चाह रहे हैं, मतलब पीरियड उगाना चाह रहे हैं, तो हम उस नज़रिए से अपना पहला जो है ना प्रोग्राम आज कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले जो सर आता है वो है फील्ड की सिलेक्शन। फील्ड सिलेक्शन ये है कि कोई छोटा फार्मर है 10-12 एकड़ का है, कोई बड़ा फार्मर है 100 एकड़ का है, कोई 200 एकड़ का है, और उसमें से अगर वो सारे रकबे पे लगा रहा है तो वेल एंड गुड। अगर वो कुछ एरिए पे लगा रहा है 2 एकड़ पे, 4 एकड़ पे, 5 एकड़ पे, तो उसके पास सिलेक्शन है कि वो अपने फील्ड को सिलेक्ट कर सकता है। तो फील्ड सिलेक्शन में सबसे जो अहम रोल है ना वो सॉइल को देखना है, अपने सॉइल टाइप को देखना है। सॉइल जो है ना वेल ड्रेन होनी चाहिए। वेल ड्रेन का मतलब ये है कि उसमें पानी खड़ा ना हो। अगर ज़मीन में पानी खड़ा हो जाता है, जैसे हम कहते हैं वो ज़मीन पानी पीती नहीं है, तो वो हमारे अल्फ़ा के लिए ज़मीन अच्छी नहीं है। मतलब पुअर सॉइल्स जो होती हैं ना, जैसे पुअर सॉइल्स में या तो वो बहुत ज़्यादा क्लेई है या फिर वो कोरस सैंडी की तरफ आ जाती है, या हमारी पुअर सॉइल्स के अंदर आ जाती हैं। तो ज़मीन की सिलेक्शन आपने अपने फील्ड्स में से देखना है। जो भी अल्लाह ताला ने आपको रकबा दिया हुआ है, 12 एकड़ है, 13 एकड़ है या 100 एकड़ है, उसमें से जितना अल्फ़ा आप करना चाह रहे हैं उसमें से वेल ड्रेन रकबा ढूंढें, जहाँ पे ऐसी जगह हो कि बारिश का पानी भी आए तो वो हमारा उस फील्ड से निकल के कहीं ड्रेन में चला जाए या लो लाइन में चला जाए, तो वो रकबा आपने ढूंढना है। पहली बात तो ये है। दूसरा, अक्सर हमारे जो रकबे हैं ना वो नहरों के किनारों के साथ साथ हैं, जहाँ पे वाटर लॉगिंग का बहुत इशू होता है। आपने ख्याल ये करना है कि वाटर लॉग्ड एरिया को भी सिलेक्ट नहीं करना, क्योंकि जो अल्फ़ा की क्रॉप है ना ये इसकी रूट डीप जाती है, और ये अगर पानी ऊपर हुआ उसका 2-3 फुट के ऊपर हुआ तो जब रूट वाटर लॉग्ड एरिया में जाएगी तो वह डिटेरियोरेट हो जाएगी, रॉटनिंग शुरू हो जाएगी, आपका अल्फ़ा मर जाएगा। तो कोशिश करें कि वाटर लॉग्ड एरिया से बचें। तीसरा यह है कि नेचुरल स्लोप जो है ना रकबे का वो आपने कायम रखना है। मतलब कोई फील्ड है, आपने उसको जिस तरफ से बारिश आ रही है, पानी आ रहा है, तो वो वेल ड्रेन हो के दूसरी साइड पे निकल जाए। खालों के ज़रिए निकाल लें, छोटा सा साथ ड्रेन बना लें, उसके थ्रू निकाल लें, तो वो वेल ड्रेन हो जाएगा आपका रकबा। तीसरी चीज़ यह है कि सॉइल का टेस्ट और पानी का टेस्ट आपने ज़रूर करवाना है। अगर सॉइल टेस्ट करवाएंगे, पानी का टेस्ट करवाएंगे, तो हम वेल नोन हो जाएंगे आगे चीज़ों को चलाने के लिए 5 साल के लिए, कि मेरा पानी किस तरह का है, मेरी सॉइल किस तरह की है, आया कि मैंने पानी के साथ क्या स्ट्रेटेजी रखनी है, और फर्टिलाइज़र के साथ एसिडिक या बेसिक या कौन सी फर्टिलाइज़र रखनी है, ताकि मेरी क्रॉप की यील्ड और ग्रोथ जो है ना डिस्टर्ब ना हो। ये टेस्ट आपने ज़रूर करवाने हैं। तीसरी चीज़ है कि पीरियड वीड्स से जो साल से होती हैं वहाँ पे उनसे जान छुड़ानी है। वो जगह आपने सेलेक्ट नहीं करनी जहाँ पे पीरियड वीड्स, खब्बल घास हो या दूसरे वुडी वीड्स हैं वो उगी हुई हैं, या कोई श्रब्स ऐसी हैं जो बार बार हो जाती हैं, वो हमें प्रॉब्लम करेंगी सर। पीरियड वीड्स वाला फील्ड भी आपने सेलेक्ट नहीं करना। तीसरी चीज़ जो अहम है सर वो ये है कि ऑटोटॉक्सिसिटी का प्रॉब्लम आता है हमारी अल्फ़ा के अंदर। वो ऑटोटॉक्सिसिटी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। वो ये है कि आपने एक फील्ड में अल्फ़ा लगाया हुआ था 2 एकड़ 4 एकड़ के ऊपर, किसी भी वजह से उसकी डेंसिटी प्लांट्स की कम हो गई, उसके पॉपुलेशन कम हो गई, वीड्स बहुत ज़्यादा हो गई। आप चाह रहे हैं कि अगले साल भी मैं 2 एकड़ 3 एकड़ अल्फ़ा लगाऊं। बेहतर है कि आप उस फील्ड के ऊपर ना लगाएं जो पहले फील्ड था आपका, उसको किसी और रकबे पे ले जाएं। एक तो फील्ड ये जिस पे पहले लूसन लगा हुआ था, ये फील्ड आपको अच्छी यील्ड देगा दूसरी क्रॉप्स के लिए, क्योंकि इसने ज़मीन को भी बिल्ट किया है। अल्फ़ा लूसन के बारे में एक चीज़ जहन में रखें, ये एक रिक्लेमर भी है सर, ज़मीन को रिक्लेम करता है, ज़मीन की फर्टिलिटी बढ़ाता है। अच्छा, अगर हमारे पास मजबूरी है कि आया कि फील्ड ही हमारे पास वही 2-3 एकड़ है जहाँ पे लगाया हुआ था, हमने फिर भी उसके ऊपर अल्फ़ा लगाना है, तो उसके लिए आसान हल ये है, फिर आप 2-3 महीने अल्फ़ा या जो भी वीड्स होगा या सारा कुछ वो आप फील्ड को कल्टीवेट करें, उसके ऊपर हल चलाएँ, उसको डिकम्पोज कर लें। अब ये जो
अल्फ़ा पुराना था बेसिकली, अगर आपने सही तरीके से इसको डिकम्पोज नहीं हुआ, इसके पत्ते और तना और रूट और क्राउन सही तरीके से गला नहीं है, दूसरी अगर सीडिंग आपने ऊपर कर दी तो इसमें से ऐसे केमिकल निकलते हैं जो हमारी यंग जनरेटेड होती है ना क्रॉप, छोटे पौधों को ये किल कर देती है। ये ऑटोटॉक्सिसिटी के लिए आपने बहुत ख्याल करना है। मैं इस बात को, ये जो साइट सिलेक्शन है, मैं इस बात को ऐसे लेता हूँ कि एक तो आपने फरमाया है कि पोरस सॉइल, यानी कि ये बुनियादी है कि ऐसी ज़मीन जिसमें पानी खड़ा हुआ ना हो। जी जी, मतलब है पानी जितना मर्जी आ जाए, अल्टीमेटली पानी नीचे चला जाए, और उसका इंग्लिश में आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया वेल ड्रेन सॉइल। हमारे यहाँ मैरा ज़मीन जो है, इसको पंजाबी में और यहाँ लोकल ज़बान में हम इस्तेमाल करते हैं कि ज़मीन मैरा होनी चाहिए। रीज़न क्या है? रीज़न उसकी ये है कि 1.1 मीटर लंबी इसकी जड़ होती है। अब वेल ड्रेन सॉइल में और मैरा ज़मीन के अंदर तो ये जल्दी से भागकर 1.1 मीटर पे पहुँच जाए आराम से, लेकिन जो पक्की या रक्कड़ ज़मीन है वहाँ इसका रूट सिस्टम उस तरीके से डेवलप नहीं हो सकेगा जी। दूसरी बात जो आपने फरमाई है कि इसमें कोई, जब आप 5 साल मुकम्मल हो जाएं, 6 साल मुकम्मल हो जाएं, तो इसके जो क्राउन बाकी रह जाते हैं उसमें से कोई केमिकल्स निकलते हैं। तो ये असल निशानी इस बात की है कि आप जो भी कोई और फसल अदर देन अल्फाल्फा लगाएंगे वहां पैदावार ज्यादा होगी उस फसल की। तो ये जो रोटेशन है ये आपके फायदे में है कि जिस जगह 5-6 साल आपने लगा लिया, आपकी जमीन जरखेज हो गई, अब आप दूसरी फसल लगाएं और उसके बाद आप किसी और जगह पर जो आपकी साथ वाली जमीन है वहां पर इसको ले जाएं। एम आई राइट? यस सर। दूसरी बात जो है, ये साइट सिलेक्ट करने के बाद जो इन्होंने बताया कि पानी खड़ा ना हो, मैरा ज़मीन हो, डीप रूट जा सके, ये तमाम बातें देखने के बाद अब हम आते हैं कि मैं अल्फाल्फा लगा रहा हूँ, मुझे ज़मीन की तैयारी किस तरीके से करना चाहिए और किन किन चीज़ों का मुझे ख्याल रखना चाहिए। अगेन मैं उस तरफ आता हूँ कि हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं वो हमारे प्रोग्राम का जो मकसद है ना बेसिकली वो ये है कि हम प्रीनियर या लॉन्ग टर्म फसल लें अपनी। तो उस पर्सपेक्टिव में बात करूँगा मैं। तो बात यह है कि ज़मीन की तैयारी हम इस तरह करेंगे सर कि अगर आपने कोई क्रॉप लगाई हुई है, कोई भी है, लाइक कॉर्न है या आपका लगा हुआ है राइस लगा हुआ है, और उसके बाद आप उसके ऊपर लाना चाह रहे हैं अल्फाल्फा क्रॉप को, तो उसकी तैयारी थोड़ी सी डिफरेंट है। अगर आपकी फैलो लैंड है और 2-3 महीने आपने पहले तैयारी कर दिया, जो कि मैं रिकमेंड करता हूँ, अगर 5-6 साल के लिए आपने फसल लगानी है तो कोशिश करें कि आप 2-3 महीने में फसल लगाने से पहले ज़मीन की तैयारी पकड़ें। उसमें यह है कि सबसे पहले आप डीप प्लोइंग करें सर। डीप प्लो, यस, डीप प्लो। उसका फ़ायदा यह है कि वो हार्ड पैन जो है ना वो ब्रेक हो जाता है। हमारे ज़मीनों में, पाकिस्तान की ज़मीनों में हार्ड पैन का बहुत ज़्यादा मसला है, स्पेशली जहाँ पे क्लेई सॉइल्स हैं। और इवन कि मैंने कुछ एरियाज़ में ऐसे भी देखे हैं जहाँ पे सैंडी हैं, वो भी हार्ड पैन बिल्ट हो जाता है मशीनरी की मूवमेंट की वजह से। मशीन बार बार चलती हैं, हैवी मशीनरी ऊपर चलती हैं, जिसकी वजह से सारे का सारा हार्ड पैन हो जाता है। तो डीप प्लोइंग आप ज़रूर करें ताकि हार्ड पैन ब्रेक हो, रूट की पेनिट्रेशन बढ़े। इसके बाद आपने करना है लेज़र लेवल बहुत आपकी ज़मीन का होना बहुत ज़रूरी है। बुनियादी बात जो है आपकी, जब साइट सिलेक्ट करेंगे तो जो मुझे समझ में आती है कि जब आपने 5 या 6 साल के लिए फसल लेनी है तो 2-3 महीने पहले काम शुरू करना तो ये कोई कुर्बानी नहीं है, ये वो तैयारी का एक हिस्सा है। अच्छा, लेज़र लेवल का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका रकबा लेवल नहीं है और लेज़र लेवल नहीं है तो होगा क्या कि जहाँ पे जो कुछ पैचेस बन जाएंगे वहाँ पे पानी ज़्यादा खड़ा हो जाएगा, वो भी लूसन मार जाएगा, और जहाँ पे थोड़ा सा ऊपर वाला प्लॉट होगा जहाँ पे लेवल ठीक नहीं है वो वहाँ पे न्यूट्रन नहीं पहुँच सकेंगे और वो भी ब्रेक हो जाएगा सारा। अब इसके बाद आप करें कि कंपोस्ट अगर सारा आपको मिल जाता है ना तो वो ज़रूर अप्लाई करें। अब हम बात कर रहे हैं 3 महीने पहले की। 3 महीने पहले की लेज़र लेवलर करवाना है, उसके बाद कंपोस्ट का इस्तेमाल करना है। अब मैं कंपोस्ट और आम रूढ़ी उसमें ज़रा फ़र्क बताता हूँ आपको। फ्रेश तो बिल्कुल नहीं डालना इसके अंदर आपने मैन्योर या रूढ़ी। उसकी वजह यह है कि उसके अंदर सारे वीड सीड्स होते हैं। आप करें ये, फसल आपने 5 साल के लिए लगानी है, अपनी रूढ़ी के ढेर लगा लें, उसको डंप कर लें, ढेरी को हर तीसरे-चौथे दिन उसको हिला के उल्टा करके रख दें, फिर अगले 4-5 दिन में फिर इधर उधर कर दें। वो टेम्परेचर सर उसका जब बढ़ेगा ना, वीड सीड्स और पैथोजेंस और सारी डिजीज़ वो किल हो जाएंगी। और वो कंपोस्ट बना के वो आपने अप्लाई करना है। अब कंपोस्ट के एप्लीकेशन के बाद आप सबसे अच्छा काम जो करें ना सर, उसमें आप ग्रीन मैन्योरिंग भी कर देंगे तो ये वेल एंड गुड हो जाएगा। ग्रीन मैन्योरिंग के लिए आप लोग, हमारे पास 2-3 क्रॉप्स हैं जो समर की हैं, जंतर है और गवारा है।
इसको आपने जब आपने कंपोस्ट भी डाल दिया, ग्रीन मैन्योरिंग के लिए आपने क्रॉप लगाने से पहले बेहतरीन बल्कि ये है कि आप जिप्सम कम अज़ कम 2 टन पर एकड़। और कंपोस्ट कितने टन पर एकड़? वो कंपोस्ट जो है ना मिनिमम 1 टन आपने ज़रूर डालना है। और इसके बाद जिप्सम जो है ना, जिप्सम मस्ट है हमारी पाकिस्तानी सॉइल्स के लिए। और अगर आप परीनियल क्रॉप के भी जा रहे हैं तो उसके लिए कम अज़ कम 2 टन या 2.5 टन ज़रूर डालना है आप। अच्छा खान साहब, मैं एक बात आपकी मौजूदगी में कहना चाहता हूँ, इसलिए कि माशाल्लाह एक प्रैक्टिकल फार्मर हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं। ये जो जिप्सम है जो आपने फरमाया है, आम तस्वुर ये है कि जिसकी ज़मीन ख़राब हो वही इस्तेमाल करेगा। अब मैं ऐसा समझता हूँ कि जिप्सम में बेशुमार खूबियाँ ऐसी हैं, बेशुमार ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसका अभी तक दरियाफ्त नहीं हो सका। तो अगर मेरी ज़मीन सही भी है तो जब भी 1 टन अगर मैं इस्तेमाल कर लूँगा उसका फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि जिप्सम का मोटा मोटा जो हिसाब है ना, वो मैं ये समझाता हूँ। ये हमारी सबसे पहला जो काम करता है, हमारी पीएच को सर बैलेंस कर देता है। अब लूसन के लिए जो बाकी फसलें भी हैं, लूसन के लिए जो पीएच हमें चाहिए ना सर, वो 6.5 से 7 के अराउंड होगा ना, तो 5 साल लूसन को मैं गारंटी करता हूँ आपकी। तो जिप्सम आपने इसलिए डालना है। तो ये हमारा ये हो गया। उसके बाद आपने करना ये है कि जब ग्रीन मैन्योरिंग करनी है ना, तो क्रॉप जो है ना वो 40-45 डेज से ऊपर नहीं होने देनी ग्रीन मैन्योरिंग के लिए। पत्ते उसके ऊपर ज़्यादा हों, वेजिटेटिव ग्रोथ होगी उसको। मतलब मैंने जंतर उगाया है और जिस दिन 45 डेज़ का हुआ मैंने उसको इनकारपोरेट कर दिया साइल के अंदर। उसके ऊपर फली नहीं आने देनी। मोटा हिसाब है आपको ये बताता हूँ, फली से पहले आपने डालना है। अच्छा, जब आप उसको रूटावेट कर देंगे, डिस्क लगा देंगे, अब आपने करना यह है इसके ऊपर हैवी इरिगेशन, एक करें दूसरी करें, तो इससे होगा ये सारा कुछ ये डिकम्पोज होके जो साल्ट वाल्ट है वो भी ज़मीन के नीचे आपने ऑलरेडी डिप्लो किया हुआ है। ज़मीन आपकी पाक साफ़ हो जाएगी, पीएच इंशाल्लाह 7 के करीब आ जाएगी। अब आपका फील्ड जो है वो पीरियड लूसन लगाने के लिए तैयार है। सामीन, मेरे खान साहब बार बार एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं पीएच का। आम पाकिस्तानी की ज़मीन देखे ना, उसकी पीएच 8 के करीब है, 8.2, 7.9, 8.3, और वो लोग भी अल्फाल्फा लगाते हैं। अब जो ये 7 का बार बार कह रहे हैं, 6.5 का, इसका मतलब ये है कि जो मेरी 8 पीएच है वो पैदावार मेरी भी होगी, लेकिन जो इसकी पैदावार होगी 7 पीएच वाले की, वो ज़्यादा पैदावार होगी और वो ज़्यादा साल चलेगी जी। अच्छा, कुछ फार्मर ऐसे हैं जिनके पास कोई जिप्सम नहीं ले सकते या टाइम नहीं है सर, तो आप कोशिश करें उसमें ना सल्फ़र बेंटोनाइट एटलीस्ट 25 kg, वो आप 25 kg सल्फ़र बेंटोनाइट पर एकड़, 90% सल्फ़र बेंटोनाइट, 90% उसको आप लोग स्प्रेड कर दें। ये स्लो रिलीज़ है सर, और होगा ये दानेदार होता है, होगा ये स्लोली ये आपकी सॉइल को मतलब पीएच उसके एडजस्ट करता रहेगा सर। ये सल्फ़र का जो है 2 काम है। एक तो वो काम है जो खान साहब ने बताया कि ये उसको सॉइल को रिक्लेम भी करता रहेगा आहिस्ता आहिस्ता, और दूसरा काम ये है कि बात मरतबा ऐसा होता है कि मैं किसी दफ्तर में गया हूँ और मेरा काम नहीं हो रहा है, लेकिन साथ में मैंने कासिम साहब को मैं साथ में लेकर गया और वो काम हो गया, इनका जानने वाला आदमी था। तो सल्फ़र की मौजूदगी में कई ऐसे एलिमेंट्स जो अदरवाइज अवेलेबल नहीं होते, सल्फ़र की मौजूदगी में वो अवेलेबल होना शुरू हो जाता है, चलिए अवेलेबल हो जाता है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं जो सर हमारी सबसे अहम चीज़ जो हमारी लूसन लगाने के लिए, वो है वैरायटी सिलेक्शन। वैरायटी सर मैं अपने नाजरीन के लिए ये बताना चाहता हूँ कि दुनिया के अंदर इस वक्त जो रिपोर्ट हो चुकी हैं, ये रजिस्टर्ड हैं 250 वैरायटीज़ हैं सर। 250 वैरायटीज़ में से आपने सिलेक्शन कौन सी वैरायटी की करनी है वो मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आपने देखना है कि मुझे यील्ड कितनी चाहिए, मुझे पैदावार कितनी चाहिए। आया कि मैं हर कट में 2 टन लेना चाह रहा हूँ। एक खान साहब, मेरे सुनने वाले सारे के सारे, इनमें कोई आदमी ऐसा नहीं बैठा जो ये कह रहा है मुझे पैदावार कम चाहिए। उन सबको हायर पैदावार चाहिए, आप उसकी बात करें। एग्जैक्टली, ठीक है सर। तो सबसे पहले आपने ये देखना है जो भी सीड सिलेक्शन करना है वो हायर पोटेंशियल वैरायटी होनी चाहिए हमारी, नंबर 1 सर, ये जहन में रखना है। दूसरे नंबर पे आपने जहन में ये रखना है कि विंटर हार्डनेस इसको बोलते हैं, लेकिन ये टर्मिनोलॉजी है, इसको मैं आसान कर देता हूँ। सर्दी जब आती है ना सर, तो फसल की ग्रोथ जो है ना वो स्टंट भी हो जाती है, रुक भी जाती है, हार्ड हो जाती है। जो वैरायटी सर्दी को बर्दाश्त कर ले और ज़्यादा ग्रो करे, हम वो वैरायटी सेलेक्ट करेंगे।
अच्छा, इसका स्केल जो है ना 1 to 6 है सर। अगर हम इसको देखें कि जिसका विंटर हार्डीनेस 6 होगा ना, इसका मतलब है ये वैरायटी जो है ना विंटर में बहुत कम ग्रो करती है, ग्रोथ इसकी रुक जाती है। जिसका हार्डनेस 1 होगा, इसका मतलब है ये अच्छी वैरायटी है। अब जहाँ से भी आपने सीड सेलेक्ट करना है, इसको चेक कर लेना, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि हमने फॉल डोरमेंसी को देखना है। समर आता है, गर्मी है, टेम्परेचर आया, होता यह है कि पौधा रुक जाता है, ग्रीनरी कम हो जाती है, टिलर छोटे होते हैं। आप मौसम ख़िज़ा की बात कर, मौसम ख़िज़ा की बात कर रहा हूँ मैं, यानी जूँ ही आपका मई जून चढ़ता है ना सर, उसमें ये डोरमेंसी आना शुरू हो जाती है पौधों के अंदर। तो सबसे पहले इसका भी सर आपका इसका आ गया है कि इसका स्केल है 1 से 9 और 10 तक भी आप फॉल डोरमेंसी के FD हम उसको बोलते हैं। अब ये देखिए, यहाँ आम फार्मर जो है हमारा, वो बेचारा इस चक्कर में पड़ना नहीं चाहता कि मुँह से ये सुनना चाहता है कि भाई साहब ये कौन कौन सी वैरायटी है जी जो हम सिलेक्ट कर लें आंखें बंद करके, क्योंकि खान साहब ने कहा है। उसको मोटा मोटा ये समझें कि आप ये एक सवाल कर सकते हैं कि ये गर्मियों में अच्छा ग्रो करती है कि नहीं होती, गर्मियों में ग्रोथ इसकी लंबाई की तरफ बढ़ती है नहीं बढ़ती, जिसकी बढ़ती है इसका मतलब वो ठीक है। अच्छा खान साहब, मैं इसमें ऐड करता जाऊँ, मैंने ये देखा है, इस प्रोसेस से मैं गुजरा हूँ। एक वैरायटी जो है, एक तो उसके अंदर एक कैरेक्टर होता है, उसको कहता है हीट रेजिस्टेंट। यस, उसका मतलब ये हुआ कि उसके ऊपर वो है ना, ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बाहर हो के खिजान ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी गर्मी हो या सर्दी हो, इसने आगे बढ़ते ही रहना चाहिए। गर्मी का असर वो स्टंट नहीं होगा, उसकी ग्रोथ नहीं रुकेगी। दूसरा है फ्रॉस्ट रेजिस्टेंट। मैंने ये जो आपने 250 वैरायटीज़ का आपने बताया है, मैंने कई देखा है कि फ्रॉस्ट आई है, कक्कर पड़ा है और सारी की सारी ऊपर से जल गई, और उसके बाद जब वो पीरियड ओवर हो गया, उसके बाद सफ़र उसने शुरू कर दिया। दूसरी किस्म वो देखी कि फ्रॉस्ट आई है, वो जली नहीं है, लेकिन उसकी बढ़ोतरी रुक गई। तो लिहाजा आप ये कह रहे हैं कि एक ऐसी वैरायटी चाहिए जिसके ऊपर फ्रॉस्ट आए, उसकी ग्रोथ पर असर ना पड़े, उसके पत्ते ना जलें। बिल्कुल ऐसे ही। और ये मैंने वैरायटीज़ लगाई हुई हैं, वो वैरायटी सर 2-3 वैरायटीज़ हैं। एक है F59N59 पायनियर की वैरायटी है एक, और उसके बाद सुपरसोनिक है वैरायटी, ये अमेरिकन हैं दोनों। तो ये दोनों वैरायटीज़ जो है ना बड़ी अच्छी परफॉर्म करती हैं। नहीं, आम किसान को कहाँ से मिलेंगे? आम किसान को इसके डीलर्स भी मौजूद हैं सर। पायनियर के अंदर भी, पायनियर की पिछले साल से सेल है, मैं ख़ुद लगा रहा हूँ इसको सर। और फिर इसके बाद मैक्सिमम सीड वाले भी इसको सेल करते हैं सर, सुपरसोनिक के नाम से सर। तो ये वैरायटी हैं। और दोनों को आपने चेक किया है? अभी भी मेरे फील्ड में दोनों वैरायटी खड़ी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बेहतरीन परफॉर्म कर रही हैं। और ये कफ 103 और कफ 101, इसके बारे में कभी सुना आपने? शुरू में वैरायटी आई थी सर, लगी थी, लेकिन मैंने जो जिस पे एक्सपीरियंस किया ना, ये 2 वैरायटीज़ हैं। अच्छा, आपने, मेरा ज़ाती ख्याल जो है वो एक्चुअली कफ 103 जो है वो असल कैलिफोर्निया की वैरायटी है, उसके रिज़ल्ट सबसे बेहतर है। और ये अब जो आप बता रहे हैं, ये इन लोगों की वैरायटीज़ भी है, क्योंकि बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क में इस पर काम नहीं है। दुनिया में तो बहुत ज़्यादा काम, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब है दुनिया में एक जगह पर यह काम भी हो रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा शहद पैदा होता है, और वो शहद उस इलाके में होता है जहाँ अल्फाल्फा लगा होता है। वजह उसकी ये है कि शहद की मक्खियों को थ्रू आउट द ईयर उनको फूल मिलते रहते हैं। आज इसके 10% पे कटा, उसके 10% पे कटा, यानी कि वो घूमती रहती हैं वो। सही जी सर, आगे जी। अच्छा, आगे है ये देखें, ये मैं थोड़ा सा अपने नाजरीन के लिए, सामीन के लिए आसान करता जाऊँ। सीड जैसे भी ख़रीदें, उससे ये ज़रूर पूछें कि सीड जो बना था ये पहले साल वाली क्रॉप में से बना है, दूसरे साल वाली या तीसरे साल वाली। जितना आपने वैरायटी को अगर शॉर्ट टर्म प्लान कर रहे हैं ना सर, 2-3 साल के लिए, कोशिश करें जो सीड बना है वो 3-4 साल वाली वैरायटी से बनाओ, क्रॉप से बनाओ। अगर आप पहले साल वाली क्रॉप से सीड ले लेंगे ना, तो वो इतना, जितने मैंने पीछे गिनवाए हैं ना, विंटर हार्डीनेस, फॉल डोरमेंसी, डिजीज़, ये सारी चीज़ें उसके अंदर इतनी वो जो है ना नहीं हो गई। अच्छा, ये बात ज़रूरी है, मुझे समझ में नहीं आ रही है कि भाई ये जो पहले साल जो बीज लेगा वो कौन बेवकूफ़ लेगा। वजह उसकी ये है कि अब आप प्रैक्टिकल आदमी हैं, पहले साल जो मेरी पैदावार है वो कम आएगी, दूसरे साल पैदावार ऑटोमेटिकली ज़्यादा आ जाएगी, तीसरे साल वो पीक पर होगी। अब उसके बाद चौथे साल में ये फार्म मैनेजर पे मुनसिर है।
या मालिक पे मुनहसिर है कि वो उसको बच्चे को हैंडल कैसे करता है। अगर तो वो करता है तो वो बिल्कुल पैदावार जो है उसकी वहीं स्टैटिक रहेगी जो पीक पर 3 साल के अंदर आई है। तो ये फार्म डायनामिक्स वालों की जो आपने बताया, पायोनियर बताया, एक और कंपनी का नाम बताया, फार्म डायनामिक्स वालों ने ये कफ 103 मंगवाई थी एंड इट वाज फैंटास्टिक रिजल्ट्स। तो जो मार्केट में जो असली प्रोफेशनल बेचने वाले हैं वो 3 इयर्स के बाद ही एग्जैक्टली सर वो सीड जो है ना वो लॉन्च करते हैं। लेकिन हमारा फार्मर को अवेयरनेस होनी चाहिए, कम से कम जो सीड सप्लायर हैं उनसे सवाल ज़रूर करें। ठीक है जी। अब आगे आ जाते हैं सर हमारा सीडिंग टाइम जो है। अच्छा, सीडिंग टाइम पे आपने देखना है कि मैं एक थंब रूल आपको बता देता हूँ, वो ये है कि नाइट टेम्परेचर जब आपका 18 या 18 से कम होना शुरू हो जाए ना तो आप सीडिंग इसकी कर सकते हैं। और ये तकरीबन हमारे कोई 20 अक्टूबर से आगे आना शुरू हो जाता है सर। नाइट टाइम टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस से कम होना शुरू हो जाए, इसका मतलब है आप सीडिंग अपनी स्टार्ट कर लें सर। तो ये एक सीडिंग के लिए। अच्छा, ये अब तो बड़ा प्यारा आपने बताया कि 20 अक्टूबर वाला जो हम जैसा आदमी जो है वो तो ये 18 डिग्री और 17 डिग्री के चक्कर में नहीं पड़ेगा, लेकिन 20 अक्टूबर वाली बात बताइए। अब 20 अक्टूबर से कब तक? 20 अक्टूबर से आप लोग, मेरा जो एक्सपीरियंस है ना सर पूरा नवंबर। इसका मतलब ये है, इट इज़ वेरी सिंपल सामीन, 20 अक्टूबर से 15 नवंबर के दरमियान अगर मैं फसल लगाऊंगा उसकी जर्मिनेशन भी अच्छी होगी, पॉपुलेशन स्टैंड, क्रॉप स्टैंड वो भी अच्छा होगा और ये सेफर पोजीशन है और मैक्सिमम मैं 30 नवंबर तक जा सकता हूँ। जी बिल्कुल ऐसे है। यानी बेहतरीन टाइम जो है ना हमारा वो 20 अक्टूबर से 15 नवंबर तक आइडियल टाइम है। किसी भी वजह से आप लोग अगर लेट होते हैं, कोई फसल लगी हुई है, कुछ लेट हुआ है, तो आप नवंबर तक जा सकते हैं, क्योंकि आगे फिर सर्दी पड़ जाती है तो उसमें आप ना जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद आ जाता है हमारी लैंड प्रेपरेशन जो हमने करनी है सीडिंग के लिए तैयार। वो इस तरह से तैयार करें मेरे दोस्तों कि ज़मीन जो है ना वो फर्म होनी चाहिए। फर्म का मतलब ये है कि जब आप पैदल ज़मीन के ऊपर चलें तो आपके पाँव जो है ना उसके अंदर खुबने नहीं चाहिए। पाँव के निशान तो नज़र आएँ लेकिन खुबने नहीं चाहिए। अगर वो पाँव खुबेंगे तो इसका मतलब है आपकी सीडिंग डेप्थ जो है ना सर वो कंट्रोल नहीं रहेगी। अब अगला पॉइंट ये है कि हमने सीड रेट कितना रखना है। मेरा जो तजर्बा है सर वो 10 से 15 किलो हम सीड रेट रखते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक वीड्स का कंट्रोल हमें बड़ा अच्छा मिल जाता है, अर्ली स्टैंड ज़्यादा मिल जाता है हमें। कोई किसी भी वजह से कोई वेदर का अप डाउन होता है तो फ़ौरन जर्मिनेशन जो होती है वो पूरी की पूरी हमें मिल जाती है। तो 10 से 15 किलो, बाकी हर बंदा देख सकता है कि वो 12 किलो भी डाल सकता है अगर उसकी ज़मीन अच्छी तैयारी है, आइडियल कंडीशंस हैं सारी जो पीछे हमने डिस्कस किए हैं, तो वो 12 किलो भी जा सकता है, लेकिन बेहतर है कि 10 से 12। थैंक यू वेरी मच खान साहब। ये आज का जो हमने 3-4 चीज़ें डिस्कस की हैं, एक साइट सिलेक्शन की है, एक वैरायटी की सिलेक्शन की है, एक लैंड प्रिपरेशन की हमने की है, और उसके बाद आपने सीडिंग रेट बताया है। ठीक है, तो ये आज का प्रोग्राम हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं, इसलिए कि हमारी मजबूरी है वक्त की। तो दूसरी किस्त जो है उसमें खान साहब बताएंगे कि आपने सीडिंग जो है वो कैसे करनी है, उसके बाद जर्मिनेशन के बाद ऑनवर्ड जिस तरह आपने फसल का ख्याल रखना है उनमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और ख़ान साहब का शुक्रिया अदा करते हुए कि ख़ान साहब ये हमने इस सीरीज़ को मुकम्मल करना है और किसानों की रहनुमाई के लिए ये नेक काम जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है हमने इसको मुकम्मल करना है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।